हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 38, जो कि है आर्द्रता। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों दोनों तरफ आप चैप्टर्स देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अभी जो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 38 पे पहुंच चुके हैं, जो कि है आर्द्रता। ठीक है, और इसके बाद के भी आप लोग चैप्टर देख लीजिए और जो हम कर चुके हैं वो भी देख लीजिए, और कि हमें अभी क्या करना है और कितने हम कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गैस शुरू करने से पहले एक बात कि आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने घटना चक्र के जो जो सब्जेक्ट करवा चुके हैं वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, या फिर एंशंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी चली रही है, हिंदी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें चैनल की। तो चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर्द्रता। तो लिखा है, नोट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप, ठीक है, जलवाष्प ही वायुमंडलीय आर्द्रता होती है। यानी देखिए जल की अगर हम बात करें तो वो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो गैस में हम क्या कह सकते हैं, जलवाष्प। ठीक है, यही वायुमंडल में होती है, जिसको हम आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी कहते हैं। फिर इसमें लिखा है कि ये आर्द्रता पृथ्वी के वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, तो गाइस वाष्पीकरण देखिए, मतलब इसने कहा कि पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा जो है वायुमंडल में पहुंच जाती है। यानी पृथ्वी पे अगर तालाब है वहां से वाष्पीकृत होती है जल, वाष्पीकृत होता है और कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो जल को वाष्प या फिर गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपको जल को वाष्प बनाना है तो आपको क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब किस रूप में, ऊष्मा। जैसे आपने पानी का एक बर्तन रखा है गैस पे, तो गैस पे से क्या निकलती है, ऊष्मा। जो मतलब क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा किस रूप में है, ऊष्मा के रूप में। यानी कि वो जो जल रही होती है, किस रूप में ऊर्जा मिल रही है आपको, ऊष्मा के रूप में। यानी कि वो जो आग आग जली ना, उस रूप में। तो हम क्या बोलते हैं, इसे आर्द्र ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिड हीट बोलते हैं। ग्रीष्म काल में शीत ऋतु की अपेक्षा इसकी जो मात्रा है वो अधिक होती है। मतलब इसने कहा जो आर्द्र ऊष्मा है ना, अगर हम इसकी बात करें ग्रीष्म काल में और शीतकाल में, तो इसने कहा ग्रीष्म काल में तो जल्दी ये पहुंच जाते होंगे उस पॉइंट पे कि जो है जल वाष्प में बदलने लगता है। लेकिन वहीं पे जो आर्द्र ऊष्मा है उसकी शीत ऋतु में जो है इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब इसने कहा फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। ठीक है, मतलब आपको क्या मिलेगा, मौसम में उमस सी लगेगी आपको, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो आपकी वायुमंडल में ज़्यादा मिलेगी। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। ठीक है, मतलब इसने कहा कोई आप एक टेम्परेचर रख लीजिए, कोई भी मान लेते हैं हम 39 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर जो भी वायु है उसमें मैक्सिमम जितना भी पानी वो स्टोर कर सकता है, रोक सकता है अपने में। ठीक है, तो वो उस वायु की या उस वायुमंडल मतलब इसने कहा कि वायु, तो उस वायु की उतनी क्या है, सामर्थ्य है कि वो कितने पानी को अपने में रोक सकता है। ठीक है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर अलग अलग होगा। अगर T1 है, T2 है, T3 है, तो इसका अपना मतलब यहाँ की जो वायु होगी उसकी अलग आर्द्रता सामर्थ्य होगी, इसकी अलग होगी, यहाँ की वायु की अलग होगी। ठीक है, जैसे अगर आप विषुवत रेखा पे हैं तो जो ये आर्द्रता सामर्थ्य है ना वो कहीं अधिक होगी। वहीं आप ध्रुवों पे चले जाओगे तो वहाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है वायु का तापमान जितना अधिक होगा नमी धारण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने कहा कि विषुवत रेखा पे वायु का जो तापमान है ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं ध्रुवों 90 डिग्री पे पहुंच जाए तो वहाँ पे वायु का तापमान कम होगा, तो उसकी जो धारण करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। यानी कि इसने कहा कि जब आप पृथ्वी बनाएंगे, यहाँ पे 0 डिग्री है, जैसे 1 2 3 4 90 तक पहुँचेंगे तो नमी की मात्रा क्या होने लगेगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी घटेगा, उसकी वजह से आर्द्रता सामर्थ्य भी घटेगी। अब इसने लिखा है उष्णतर कटिबंध में नमी का जो प्रतिशत है वो है 2.6, मध्य अक्षांश में कितना है 50, और 50 पर नमी का इसने कहा कि उष्ण कटिबंध में, उष्णोत्तर में
कितने परसेंट है नमी? 2.6%। मध्य अक्षांश यानी कि 50 डिग्री की अगर हम बात करें तो नमी का प्रतिशत कितना है? 0.9। 70 डिग्री अक्षांश पे अगर हम पहुंच जाए तो नमी कितना? 2% आ जाएगी। ठीक है, 70 डिग्री से ऊपर। चलिए ऐसे समझते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो हमने कहा इस 0 डिग्री पे नमी कितने प्रतिशत होगी? तो वो है आपकी 2.6%। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाते हैं। इसने कहा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास कितनी होगी आपकी नमी? 0.9। ठीक है, फिर इसने कहा 70 से ऊपर अगर आप नमी देखेंगे वायु में तो वो होगी 0.2। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2.6 से 0.9 कम हुई, 0.9 से 0.2 और कम हो गई। यानी जैसे जैसे ऊपर आप जा रहे हैं नमी की मात्रा आपको कम होती हुई दिख रही है। अब इसने कहा धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% जो है संचित होता है, यानी कि ये है धरातल पृथ्वी का। ठीक है, अब इसने कहा धरातल और ये पूरा वायुमंडल मान लेते हैं हम, क्या है ये? वायुमंडल। तो इसने कहा वायुमंडल में जो है अगर हम बात करें नमी की, तो इसने कहा ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। इसने कहा 90% नमी तो आपकी 5 किलोमीटर तक मिल जाएगी, बाकी की 10% आपको इससे ऊपर मिल जाएगी। आई होप आप लोग समझे होंगे। फिर देखो वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक वायु का निश्चित आयतन है तो उसमें जितनी भी नमी है, ठीक है, कुल नमी की मात्रा क्या हो गई आपकी? निरपेक्ष आर्द्रता। अब लिखा है कि ये आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। मतलब इसने कहा जो ये आर्द्रता थी वो एक निश्चित आयतन पर क्या है? जो जलवाष्प है उसके भार को दिखाती है। इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर में ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसने कहा प्रति घन फुट पर। ठीक है, तो प्रति घन फुट पर ग्रेन में दिखाते हैं। मतलब यही जो मात्रा है, मतलब भार, ये जो भार है ना जलवाष्प का, इसे आप या तो फिर ग्रेन में दिखाएंगे या फिर आप इसे ग्राम में बताएंगे। ठीक है, तो ग्रेन में कब दिखाएंगे? प्रति घन फुट पर, और ग्राम में कब दिखाएंगे आप? प्रति घन सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब लिखा है कि किसी निश्चित ताप पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसकी निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसने बोला जो सापेक्षिक आर्द्रता है, ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी आपकी? आर्द्रता सामर्थ्य। इसका मतलब हो गया जो वायु है अधिकतम कितनी नमी को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य बट्टे मतलब अनुपात है आर्द्रता सामर्थ्य का, और क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता मतलब मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा कि नमी वायु में कितनी नमी मौजूद है वो उसकी मात्रा। ठीक है, मतलब इसने कहा सापेक्षिक आर्द्रता इज इक्वल टू आर्द्रता सामर्थ्य अपॉन निरपेक्ष आर्द्रता। सूत्र है ये, मतलब चलिए 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान यानी मास को क्या बोलते हैं? विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, तो इसने कहा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? 1 किलोग्राम आर्द्र वायु मतलब वायु जिसमें नमी है, तो उसमें मौजूद ग्राम इकाई में जो जलवाष्प है उसका सकल द्रव्यमान यानी कि मास, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान वास्तविक नमी की मात्रा है। मतलब एक हवा है जो कि आर्द्र है जिसमें नमी है, तो उसमें वर्तमान वास्तविक नमी। ठीक है, और जो वायु है वो उसका आयतन निश्चित है। ठीक है, निश्चित आयतन वाली आर्द्र हवा में वर्तमान वास्तविक नमी, विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, नमी की जो मात्रा है वो क्या दर्शाती है आपको? विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, ऐसा भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जो है निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। ठीक है, जैसे ही आप भूमध्य सागर यानी कि 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक तथा महाद्वीपों पर कम होती है। ठीक है, मतलब सागरों में आपको वायु में जो है नमी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है,
लेकिन महाद्वीप में कम। तो इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, शीत ऋतु में टेम्परेचर कम इसलिए आर्द्रता भी कम। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसने लिखा है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांशों से संबद्ध है। अच्छा, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता जो है तापमान से संबद्ध है। ओके, देखिए, ओके यार एक ही सही व्याख्या भी कर रहा था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने कहा वायुमंडल में नमी की मात्रा संबद्ध मुख्यतः तापक्रम से होता है। मतलब इसने कहा नमी की जो मात्रा है उसका संबंध तापक्रम से होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा नमी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम नमी कम। ठीक है, ये संबंध हो गया। तो इसने कहा जो कारण था बिल्कुल सही था। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांश के अनुसार घटती जाती है। मतलब इसने कहा जैसे ही आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नमी कम होती जाती है। अर्थात उष्णतर, फिर वही लिख दिया यहाँ पे, उष्णतर कटिबंध यानी कि 0 डिग्री पे ये आपकी थी 2.6% वायु में। ठीक है, फिर 50 डिग्री पे हमने देखा था 0.9%, फिर हमने 70 और 70 से ऊपर देखा 0.2% थी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये नमी की मात्रा होती जा रही है कम। धरातल से केवल 5 किलोमीटर तक ही वायुमंडल में अगर हम देखें तो 90% नमी मिल जाती है हमें, और बाकी उससे ऊपर 10% ऊपर, उससे ऊपर 5 किलोमीटर तक में तो 90% मिल जाती है। ए भी सही है, क्योंकि नमी वाष्प और तापमान में सापेक्ष संबंध है, अर्थात तापमान बढ़ने पर नमी की मात्रा भी बढ़ती है। तो दोनों ही सही है। ठीक है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट लिखा है कि ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता। जब जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे आर्द्र ऊष्मा कहते हैं। ग्रीष्मकाल में जो आर्द्र ऊष्मा है उसकी मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप मौसम उमस भरा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वायु है वायु में नमी ज़्यादा होती है इसलिए हमें उमस सी लगती है। आर्द्रता का मापन वायु के प्रति घन फुट आयतन पर ग्रेन प्रति घन सेंटीमीटर पर प्रति ग्राम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आर्द्रता परिणाम है, किसका परिणाम है गाइस, हवा में नमी की उपस्थिति का। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है, मतलब अगर हवा में नमी है तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे, आर्द्रता। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है, यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको हम आर्द्रता बोलते हैं। तो गाइस ये छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे हो गया खत्म। चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि वायुदाब के साथ।